नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपने समाज में बहुत लोगों को देखा होगा कि बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े प्लान पेश करते हैं, लेकिन जब उनकी ज़ाती ज़िंदगी में देखा जाए, तो वो प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं कर पाते या नहीं कर सकते या उनकी विल पावर कमज़ोर होती है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं समाज में जो कहीं कोई डिस्कस किए बगैर अपने काम खुद शुरू कर लेते हैं और जिस सतह पर भी काम शुरू कर सकते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं और जब काम शुरू होता है तो वो किसी नतीजे तक भी पहुंचता है। अभी हाल ही में आपने अखबारात में पढ़ा होगा शफीकुल हसन साहब के बारे में, जिन्होंने क्लिपिंग्स की 1000 दिन सर्विस दी बीच में थोड़े से गैप के साथ। और उन क्लिपिंग्स में पूरे खास बड़े-बड़े अखबार, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के अखबार और ई पेपर और ऑनलाइन पर जो खबरें होती हैं, वो सब इकट्ठा करके सुबह-सुबह 8 बजे हज़ारों लोगों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। हाँ, ये चूंकि शख्सी काम था, यानी अकेला एक शख्स काम कर रहा था, तो जाहिर है उसमें मुश्किलात आनी थी, तबीयत खराब होनी शुरू हुई और फैमिली के तरफ से दबाव भी बढ़ा, अपनी सेहत ने भी इजाज़त नहीं दी, उसे बहुत आगे तक और आगे नहीं चला सके। लेकिन 1000 दिन बहुत होते हैं, 1000 दिन बगैर किसी एब्सेंट के, बगैर नागा के, चाहे विदेशों के टूर पे हों, चाहे देश में हो। फैमिली में भी बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें आदमी विचलित हो जाता है और रूटीन के काम नहीं कर पाता। ये सारे वाकयात जैसे हर जिंदगी में आए, इसी तरह से शफीकुल हसन साहब की जिंदगी में भी आए। अब उनको इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। हाल ही में उन्होंने अनाउंस किया है और बहुत जल्दी उनको उसका जो जो ट्रॉफी होती है वो मिलेगी और ये एक बहुत बड़ा काम है। शफीकुल हसन साहब, मुबारक हो आपको इस रिकॉग्निशन पर। मैं इसको इनाम नहीं कहूंगा, ये रिकॉग्निशन है। रिकॉग्निशन लोगों को ये बताने के लिए होता है कि ये काम किया, नहीं तो समाज तो ऐसी चीज है कि आप कितना भी बड़ा काम कर लो, समाज भूल जाता है हर एक को। लेकिन ये जो रिकॉग्निशन आपको मिला, आपको इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है? जरा इसके बारे में आप हमारे दर्शकों के साथ अपने फीलिंग्स शेयर कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा। काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने मकबूल प्रोग्राम में इनवाइट किया और मैं आपके मीडिया स्टार वर्ल्ड के तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। ये जो रिकग्निशन मिला है मुझे, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा जो नाम दर्ज हुआ है लार्जेस्ट न्यूज़ क्लिपिंग शेयरिंग के लिए सोशल मीडिया पर, इसकी ज़ाहिर है मुझे खुशी है, मेरी फैमिली को खुशी है, मेरे दोस्तों की मुबारकबाद आ रही है परसों से और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। अखबारात में खबरें शाये हो रही हैं, लोग मीडिया इंटरव्यू कर रहा है, तो जाहिर है ये खुशी का लम्हा है। लेकिन ये मेरी मंजिल नहीं है। मेरी मंजिल है कि जो जो मैंने वन मैन शो शुरू किया, ये जो इनिशिएटिव लिया, न्यूज़ क्लिपिंग का जो काम शुरू किया, फेक न्यूज़ के खिलाफ जो मैंने तहरीक चलाई, इसको आगे बढ़ना चाहिए। ये जब तक एक किसी इंस्टीट्यूशन में तब्दील नहीं होगा, तब तक मेरा ख्वाब अधूरा रहेगा और ये जो मेरी खुशी है, ये भी अधूरी रहेगी। ये आपने बहुत बड़ी बात कही, इसलिए कि जो आज रूलिंग पार्टी है उसके बारे में अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि उनके यहाँ आईटी सेल है बहुत बड़ा और वो वहां से ऐसे लड़के भी वहां से निकले हैं काम करने वाले, जिन्होंने बाहर आकर के अपनी घुटन जाहिर की है कि हमसे गलत खबरें चलवाई जाती थी लोगों में, इस हद तक भी कि किसी एक मौजू पर किसी का अपील छाप दी अखबार उसमें इलेक्शन के दिनों में, जिसका फोटो छपा उसको पता भी नहीं कि उसकी तरफ से अपील चली गई। इस हद तक फेक न्यूज का सिलसिला बहरहाल है और उन्होंने एक तरह से उस झूठ को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम किया है। मैं इसे इंस्टीट्यूशनलाइज इसलिए कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा सेटअप है, हजारों की तादाद में है, लाखों लोग हैं,
पूरे मुल्क को तबाह करने का इंतजाम उन्होंने किया है, महज एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए और हुकूमत में रखने के लिए। आप जो फेक न्यूज के खिलाफ एक तहरीक जिस तरह से आपने शुरू की, उसमें अब क्या आपका किस तरह से आप सोचते हैं इसका इंस्टीट्यूशनलाइज हो पाएगा? कैसे ये कारवां आगे बढ़ेगा? काजमी साहब, जब मैंने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की 24 जून 2017 को, हाफिज जुनैद 16 साल के बच्चे की लिंचिंग हुई थी और वो खबर इंडियन एक्सप्रेस में आई थी। वो मैंने शेयर की बहुत सारे दोस्तों के साथ। उस वक्त, उस दिन मैं ये खबर शेयर करने के बाद सारा दिन मैं डिस्टर्ब रहा। शाम तक मैं यही सोचता रहा कि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ का बोलबाला है और इसकी वजह से समाज में नफरत बढ़ रही है। बड़ी बड़ी पूरी फौज लगी हुई है फेक न्यूज़ के लिए, और लोग आंख बंद करके किसी भी खबर को आगे बढ़ा देते हैं। इससे कैसे लड़ा जाए? पहला ख्याल मुझे आया कि ये जो फेक न्यूज़ की, चाहे आईटी सेल हो, चाहे बहुत बड़ी आर्मी हो, चाहे कैसे भी लोग हों सोशल मीडिया पे, वो बहुत बड़ी तादाद में है, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में है। और मुझे लगा ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसका मुकाबला मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा, मेरी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगले पल एक पॉजिटिव ख्याल ये आया कि भले ही ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम मेरी जो दुनिया है, एक मेरी भी एक छोटी सी दुनिया है, मेरे दोस्तों की दुनिया है, मेरे वेल विशर्स की दुनिया है। कम से कम मैं वहां से एक शुरुआत कर सकता हूँ। और वो शुरुआत की इसी जज्बे के साथ। इस जज्बे ने कब जुनून और पैशन और जिद का रूप ले लिया, मुझे पता ही नहीं लगा। और वो सिलसिला चलता रहा। मैं रुका नहीं, मैं थका नहीं, मुझे मुझे किसी चीज़ ने रोका नहीं। मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। मेरी ज़िंदगी सुबह 8 बजे के आसपास घूमने लगी। सुबह उठना है 5 बजे, उसके बाद 8 बजे पहला बुलेटिन भेजना है, दिन भर इसको फॉलो करना है। ये यहाँ तक मैं सिंगल हैंडेडली ले आया 1000 दिन तक। लेकिन ये है कि अब आगे का, जहाँ तक आपका सवाल है कि इसको कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, ये लोगों की सोचने की बात है कि मैं अकेला जितना कर सकता था 1000 दिन तक, अब मेरी सेहत अलाउ नहीं कर रही। मेरा जो बिजनेस है, मेरी सेहत है, मेरी फैमिली है, वो अलाउ नहीं कर रही। तो मैं मजबूर होके मैंने अभी ब्रेक लिया है 1000 दिन के बाद। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग आगे आएँ, जिम्मेदार लोग आगे आएँ, जिनको इस चीज़ का दर्द है कि ये फेक न्यूज़ का सिलसिला रुके, लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ मिले, और ये एक बड़ी टीम इस पे काम करे और एक एक इंस्टीट्यूशन की शक्ल में का वो ले ये, तो लोग आगे आएँ और इस मिशन को सपोर्ट करें। तो इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस फेक की न्यूज़ का मुकाबला अच्छी तरह से कर पाएँगे। अच्छा, आप ये बताइए कि ये तकरीबन 1000 दिन, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 906 दिन के बाद आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा। जी। ये सफर आपने कैसे पूरा किया? क्योंकि मुझे याद है कि आप फैमिली के साथ यूरोप के विजिट पर गए, खास तौर पे उन मुल्कों में जाने के बाद जहां इंडिया का और उन मुल्कों का टाइमिंग बड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ सुबह हो गई, वहां अभी आधी रात है, और उस तरह से वहां की टाइमिंग के हिसाब से जाहिर है आपने वहां सोशल और अपनी फैमिली को अटेंड किया, और फिर यहाँ के इंडिया के टाइम के हिसाब से आप फिर उसी बेचैनी और उस लगन में उठ गए और फिर काम किया और फिर दिन भर अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ गुजारने। तो ये खुद अपने आप में, मैं जानता हूँ यूरोप वगैरह में और यहाँ में 5 घंटे का तकरीबन फर्क है, जी, या जी। और दूसरे मुल्कों में भी आप गए, तो वो सब कैसे कर पाए आप? किस तरह से? क्योंकि वहाँ हार्ड कॉपी अखबारों की नहीं पहुंचती, आपको सब कुछ डिपेंड करना होता होगा ऑनलाइन पेपर्स पर। और ये खुद अपने आप में एक मुश्किल काम है कि आप अपना पूरा एक सेटअप, चाहे वो कंप्यूटर की शक्ल हो, लैपटॉप की शक्ल हो, और फिर अगर आप किसी के यहाँ गेस्ट हैं या इवन अगर होटल रूम में भी हैं, फैमिली सोना चाहती है, आप जाग के काम करना चाहते हैं, ये सब हर एक की जिंदगी में ये मौके आते हैं। लेकिन इस सब को आपने कैसे मैनेज किया इतने दिन तक? ये काम थोड़ा मुश्किल था शुरू से ही। मैं दिल्ली से करता था,
वहाँ भी मुश्किलें होती थी, कभी स्कूल जाना होता था, कभी कुछ और इश्यूज होते थे इमरजेंसी में। मेरी वालदा का ऑपरेशन हो रहा है तो ऊपर ऑपरेशन हो रहा है और नीचे मैं लॉबी में काम कर रहा हूँ ये सुबह में। ईद का मौका है तो ईद का सब लोग तैयारी के साथ मैं सुबह उठ के अपनी क्लिपिंग रेडी रखी, और ठीक 8 बजे का टाइम अगर ईद की नमाज का है तो उससे पहले मुझे ये काम करना होता था, ईदगाह के बाहर से या मस्जिद के बाहर से। मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं था। इसके अलावा मैं दिल्ली से बाहर जाता, चाहे वो गोवा हो, बॉम्बे हो, बैंगलोर हो या लखनऊ हो जैसे शहर, वहां से भी मैंने मैनेज किया। 2018 में हमारी शादी की 20वीं सालगिरह थी, तो मुझे यूरोप जाना था। हमारी, मैं और मेरी वाइफ, सालगिरह मनाने पहले से तय था। कई दोस्तों ने कहा कि शफीक आप बहुत थक गए होगे, 15 दिन के लिए 16 दिन के लिए यूरोप जा रहे हो, अब ब्रेक ले लो। तो मैं मुझे ख्याल आया कि अगर मैं ब्रेक ले लूंगा तो वापसी में इस काम को रिवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने इस तरह से मैनेज किया। मैं गया वहाँ पे, 4.5 घंटे का डिफरेंस था, 3.5 घंटे का भी था रोम में कई जगह। तो वहाँ पे पहुँच के मैं दिन भर, हमारा टूर था और बहुत सारे लोग ग्रुप में थे, ग्रुप टूर था। दिन भर भाग दौड़ होती थी, थकान होती थी। शाम रात में सोने के बाद मुझे फिक्र होती थी सुबह उठने की। अदरवाइज जी क्या जी। होता है, जब आप टूर पे होते हो तो रिलैक्स होते हैं कि सुबह आराम से उठेंगे। सुबह फिक्र होती, दो दो मोबाइल में मैं अलार्म लगाता था। और मैंने एक तीसरा अलार्म भी लगाया जो आपको हैरत होगी। वो तीसरा अलार्म ये था कि मैं अगर 12-1 बजे उठ जाता था तो मुझे फिक्र होती थी कि मैं उस टाइम कैसे उठूंगा, 5 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से। तो मैं बहुत सारा पानी पी लेता था और पानी जी। पी के सो जाता था, ताकि अगर ताकि मेरा पेशाब मोबाइल के लिए। धोखा दे जाए, धोखा दे जाए मोबाइल मेरा, और दूसरा मोबाइल भी, तो कम से कम मैं उठ जाऊं उससे। तो ये नेचुरल अलार्म आपने प्लान किया। जी जी। तो इस तरह जी से मैंने वो मैनेज किया, और मेरी वाइफ ने भी बहुत साथ दिया, उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। तो लंदन से लेकर रोम तक मैंने ये सिलसिला जारी रखा, पूरे 16 दिन। हर कंट्री से इंडिया के टाइम के हिसाब से ठीक 8 बजे मैंने ये काम किया। वहां पे चूंकि हार्ड कॉपीज नहीं आती अखबारात की, तो बाहर से, वहां से मैं ई पेपर करता था। ई जी जी। पेपर, चाहे वो टेलीग्राफ हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, ट्रिब्यून हो, इस तरह के अखबार जो भी अवेलेबल होते थे वो ई पेपर करता था। वही 40-50 स्टोरीज में भेजता था। अभी पिछले साल मैं जब मिडल ईस्ट में दुबई में गया, वहाँ हमारा ब्रदर इन लॉ है, 10 दिन के लिए। वहाँ पे अक्टूबर 2019 में, वहाँ भी मुझे यही फिक्र हुई। मैंने जाते ही अपने ब्रदर इन लॉ को, उसको हम भैया कहते हैं, उसको मैंने कहा कि मुझे यहाँ ना, मुझे कहीं घुमाना मत, कुछ खिलाना मत, कुछ मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस सुबह का तुम 4:30 बजे का अलार्म लगा लो, कभी इन केस मैं ना उठ पाऊँ तो तुम्हें, तुम्हारी 10 दिन की ड्यूटी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब भी वो उठा, जिम्मेदारी से उठा, उससे पहले मैं उठ गया होता था, या तो नमाज पढ़ रहा होता था या अपना काम कर रहा होता था। तो जी एक जी। अगर सुबह की फिक्र होती है आपको, तो एक बेचैनी होती है सोने से पहले। सोने से पहले मैं अलार्म चेक करता हूँ, दोनों मोबाइल के अलार्म ठीक से लगे हैं नहीं लगे हैं, साइलेंट पे तो नहीं रह गया है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं सुबह नहीं उठ पाया, कहीं भी रहा हूँ मैं, इंडिया से, इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं भी। तो अच्छा, अल्लाह का ये शुक्र। ये बहुत ही डेडिकेशन का काम है। मैं खुद चूंकि जर्नलिस्ट हूं, और जिस तरह से मैं आजकल मीडिया स्टार वर्ल्ड की पाबंदी से सुबह 9 बजे, रात को 9 बजे वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो मैं खुद भी इस चीज को महसूस कर सकता हूं। अब ये आप बताइए कि आपको इस सारे काम के लिए, ये तो रिकॉग्निशन जो अभी मिला इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का, ये अपनी जगह, लेकिन उससे पहले आपको क्या कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ ऐसे लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया, समाज ने कैसे रिएक्ट किया? काजमी साहब, 3 साल पहले मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि लोग मुझे इतना प्यार करेंगे, इतनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, इतना अप्रिशिएट करेंगे। वो मेरा जज्बा था। और शायद उसी प्यार ने मुझे मोटिवेट किया कि उस जज्बे ने एक जुनून और पैशन का रूप ले लिया, और मैं यहाँ तक आया। मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला, इंस्टीट्यूशंस का बहुत प्यार मिला, खास तौर से इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ने मुझे 26 जुलाई 2019 को बहुत बड़े पैमाने पर ऑडिटोरियम में, बड़े ऑडिटोरियम में मेरा फेलिसिटेशन किया। सैकड़ों लोग वहाँ पे आए,
और वहाँ बहुत लोगों ने मेरी इज्जत अफजाई की, उससे मुझे हौसला मिला। और 763वां दिन था वो, 26 जुलाई 2019। उस वक्त अपनी स्पीच में मैंने यही कहा कि जब तक मेरी हिम्मत है, जब तक मेरी सेहत अलाउ करेगी, चाहे 800 दिन हो या 1000 दिन हो या आगे भी हो, मैं इस काम को करता रहूंगा। उसके बाद अक्टूबर 2019 को दुबई में मेरा जाना हुआ, जैसे मैंने जिक्र किया। वहाँ भी, वहाँ की जो कम्युनिटी है, अंजुमन अदब दुबई है, और भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने दुबई में मुझे फेलिसिटेट किया, बहुत इज्जत अफजाई की। शारजाह में मेरे लिए प्रोग्राम किए, बहुत सारे लोगों ने मुझे डिनर पे बुलाया, बहुत सारी जगह मैं जा भी नहीं पाया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लोगों का, कौम का, दोस्तों का बहुत प्यार मिला। ऐसा प्यार कि मैंने तसव्वुर नहीं किया था। और कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब लोगों के मैसेजेस आते हैं और फोन आते हैं, तो मुझे लगता है मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं पढ़ के, कि वाकई ये लोग मेरे बारे में लिख रहे हैं, इतने ऐसे प्यार का इजहार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरा ये काम छोटा है, लोगों का प्यार बड़ा है। मुझे जी ये जी अपना जी। काम छोटा लगता है लोगों के प्यार के सामने। और अच्छा, ये देखिए, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और आम तौर पर प्रैक्टिकल समाज के लिए कुछ काम करने वाले लोगों की हम यहाँ बहुत कमी महसूस करते हैं। यानी प्रैक्टिकल आकर के कुछ अच्छा काम करने वालों को सपोर्ट करने वाले। साउथ इंडिया में हम बम्बई और मुंबई मुंबई के आगे साउथ की तरफ जाते हैं, तो आमतौर पे दूसरे लोग भी और मुसलमानों में भी काफी हद तक बहुत ही पॉजिटिव और काम करने का मिजाज और तालीम और कारोबार सब लिहाज से वो लोग काफी मजबूत हैं। ये अक्सर हमें भी एक तरह से शिकायत भी रहती है, एक तरह से एक एहसास भी रहता है कि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में कोई संजीदगी से कोई काम क्यों नहीं करते। काम करने वाले भी होते हैं तो उनको एनकरेज करने वाले, जो प्रैक्टिकल एनकरेजमेंट होता है, ये जो तारीफें और तालियां बजाना, वो तो आपने बता दिया। उस तरह का कुछ कहीं से कोई सपोर्ट, प्रैक्टिकल कोई आगे आने की कहीं से कोई बात नजर आती है? कहीं जिस प्लान पर आप सोच रहे हैं कि कोई फेक न्यूज का मुकाबला करने के लिए या उसका असर कम करने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए इस किस्म के काम को, आपको क्या लगता है कि क्या कहीं कोई कुछ हमारे यहाँ कोई दमखम है कि इसमें काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग आगे आएंगे या आ रहे हैं, क्या है? आजमी साहब, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक बहुत बड़े पैमाने पर मेरा जो फेलिसिटेशन हुआ, वहाँ मुझे लग रहा था शायद कुछ लोग आएंगे, मुझसे बात करेंगे कि अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है, जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी अपील की थी। जी और जी। अब बताइए हमें क्या करना है। लेकिन शायद नहीं आया कोई, कोई बात नहीं। उसके बाद भी जो है, बहुत मौके थे ऐसे, कुछ लोगों ने बात की सिर्फ, लेकिन ये प्रैक्टिकली वो आगे नहीं आए। अब जब ये 1000 दिन पूरे करने के बाद 25 मार्च 2020 को मैंने ब्रेक लिया, तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, बहुत बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आए कि साहब अब आप आगे 1000 दिन के बाद क्या करेंगे, इसकी बड़ी ज़रूरत है समाज को और मुल्क को बहुत ज़रूरत है। और इसको आपको क्या टीम चाहिए, आपको कितना ऑफिस चाहिए, कितना बड़ा टीम चाहिए, हमें बताइए। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, अब तो ये कोरोना का क्राइसिस आ गया है, इसमें तो अभी सब कुछ डिस्टर्ब है, इससे अल्लाह ताला हम सबको फ्री करे तो इंशाल्लाह मिलेंगे। लेकिन मैंने आप सबको 1000 दिन दिए थे, कोई 10-20 दिन, 50 दिन नहीं, 100 दिन नहीं, 200 दिन नहीं, 1000 दिन का टाइम दिया था। तब आपके पास सोचने का टाइम था कि ये एक अकेला आदमी कब तक इस काम को करेगा, जहाँ पे 5-5, 6-6 घंटे लगते हैं। मैं 1000 दिनों में एक रात भी ऐसी नहीं है जो मैं चैन से सो पाया हूँ। जी इसी जी। वजह से मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई, इसी वजह से मेरा बैक पेन हो गया, बैठ के मुझे क्लिक करनी होती थी तो 3-3, 4-4 घंटे। मुझे इससे पहले, 3 साल पहले, मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं था। इसी दौरान मुझे कई हेल्थ इश्यूज हो गए। तो मैं अकेला, अगर मेरी हेल्थ अच्छी होती तो अभी भी मैं करता रहता, इस काम को रोकता नहीं। लेकिन मैं अकेला कब तक कर सकता हूँ, जब तक कि लोग आगे नहीं आएंगे इस काम को सपोर्ट। ये एक कॉज है, मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, इस जी। कॉज को सपोर्ट चाहिए। ये जो फेक न्यूज़ के खिलाफ जो मुहिम है, जो तहरीक है, जो मूवमेंट शुरू हुई है, इस कॉज को लोगों की सपोर्ट चाहिए।
मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि लोग आएंगे आगे इंशाल्लाह। अब लोग ज़्यादा सीरियस हैं ब्रेक के बाद, जो है 1000 दिन के ब्रेक के बाद में लगता है। अभी कल परसों भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि आपको टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको किसी और चीज़ की सपोर्ट है, हम लोग बैठेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको सपोर्ट देंगे। मुझे लगता है अब लोग सीरियस हैं, तो मुमकिन है कोई रास्ता निकल आए और एक टीम बन जाए, इसमें 4-6 लोगों की टीम हो, जिसमें रिसर्च वर्क हो, जिसमें ये क्लिपिंग का काम हो, जिसमें जो है ये बहुत बड़े पैमाने पे दुनिया भर में और बड़े पैमाने पे ये फैले। तो इंशाल्लाह देखते हैं अब क्या होता है। पहले तो हम कोरोना से निकले। जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शफीकुल हसन साहब। देखिए, जिस दर्द को आपने महसूस किया है, वो मैं समझता हूँ आप जैसे संजीदा लोग और भी जो लोग काम काम कर रहे हैं या करके बैठ गए हैं, उनका सबका दर्द मैं समझता हूँ एक जैसा है। और जो कौम के ज़िम्मेदारान हैं, बहुत से वो लोग हैं जो अखबारों में खबरें, फ़ोटो छपवा करके, लीडर बन करके कहीं न कहीं उसे नक़द कर लेते हैं, कैश कर लेते हैं। लेकिन मैं फिर जो हमारे दर्शक हैं, जो चूँकि आम आदमी ही रीढ़ की हड्डी है, ये इन चीज़ों को संजीदगी से समझे और जो जो लोग भी इस कार्यक्रम को, प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो इन चीज़ों को समझे। मेरे पास भी अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से एपिसोड्स की जब एप्रिशिएट करते हैं लोग, तो ये कहते हैं टेलीविज़न चैनल होना चाहिए। लेकिन कहाँ से हो, कौन करे, कौन साथ में आए, ये एक बड़ा सवाल है आपके और हम जैसे लोगों के लिए। मैं ये समझता हूँ कि सभी को बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए। हालात दिन-ब-दिन खराब होते जा रहे हैं। जब छुरी बिल्कुल अपने गले पर आ जाएगी, उस वक़्त कोई जान छुड़ाने नहीं आएगा। उससे पहले-पहले ही अगर आप उस हाथ को रोक सकें, जो ज़ालिम का हाथ है, तो मैं समझता हूँ वही सही वक़्त है इस किस्म के पॉज़िटिव कामों को आगे बढ़ाने का। मैं इसी के साथ ये बहुत ही तकलीफ़देह नोट है, लेकिन इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, सभी को गौर करना चाहिए और ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये तमाम इंसानियत का मसला है। पूरी इंसानियत मुतासिर होती है जब समाज में कोई खराबी पैदा होती है। तो अच्छी सोच रखने वाले, पॉजिटिव सोच रखने वाले, उन सभी को एक साथ आना होगा, मकसद के लिए, देश बचाने के लिए, समाज बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए। फेक न्यूज़ से बचना संविधान को ही बचाना है। झूठ को रोकना संविधान को और देश को ही बचाना है। मैं समझता हूँ इसमें सभी को संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।